तो भैया राणा सांगा पर आरोप क्यों? राणा सांगा, देखो सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पूर्वज रहे, हमारी सोच एक जातिगत संकीर्णता की शिकार हो चुकी है और हमको लगता है कि हमारी जाति का महान व्यक्ति है तो महान व्यक्ति है, और अगर किसी और जाति का है तो फिर तो बिल्कुल महान व्यक्ति नहीं हो सकता, या हम महान स्वीकारेंगे भी तो ना के बराबर व्यक्तियों को स्वीकारेंगे। और अपनी जाति के किसी व्यक्ति का अगर झूठा इतिहास भी व्हाट्सएप के द्वारा कोई पेश कर दे तो हमें वो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि जातीय संकीर्णता हमारे मस्तिष्क में इस समाज के द्वारा भरी गई है, थोपी गई है ना, कि अपनी जाति जो है वो सबसे बेहतर है। उसके शिकार हम सब रहे हैं, हमारे आसपास का परिवेश रहा है। आप कहेंगे उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पूर्वजों ने उनको वही सिखाया, उससे पहले के लोगों ने उनको वही सिखाया कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, हम श्रेष्ठ हैं और हम नीचे हैं। अभी भी है बहुत जगह। मध्यकालीन इतिहास के सबसे अच्छे प्रोफेसर जो सतीश चंद्र है, उनको रेफरेंस माना जाता है। तो सतीश चंद्र भी अपनी पुस्तक में लिखते हैं मिडाइवल हिस्ट्री में कि बाबर को दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने आपका आमंत्रित किया, और शायद राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया, शायद इस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कर दिया। लेकिन इसी समय पे मेवाड़ में जो पांडुलिपि हैं वो क्या कहती हैं? तो मेवाड़ की पांडुलिपि कहती हैं कि मैसेंजर बाबर की तरफ से आया और उसके लिए राणा सांगा जी ने उस समय पे एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुला करके उन्होंने कहा कि भाई हमें ये राणा सांगा चाहता है कि बाबर ये चाहता है कि वो दिल्ली आएगा, उसको दिल्ली के आने के लिए 2 लोगों ने न्योता दिया है, दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, और उसकी हेल्प की जाए या नहीं। तो उस समय की जो मेवाड़ की पांडुलिपि है वो ये कहती है कि उस सभा में निर्णय लिया गया कि सांप को दूध पिलाना सही नहीं है, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं बुलाया। तो फिर इतिहासकार इस पर विचार करते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो कि बाबर की हेल्प उन्होंने नहीं की, इसी वजह से बाबर अपनी पुस्तक में जिक्र कर देता है कि आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो प्रश्न चिन्ह कुछ लगाएं एक वीर योद्धा के ऊपर। दूसरा जो एनालिसिस है इसका, एक पक्ष और आप विचार करें, अगर कोई शासक उस समय कमजोर हो रहा था दिल्ली में, जैसे कि इब्राहिम लोदी अपनी सत्ता खो रहा था और सभी महत्वाकांक्षी थे, आलम खां, दौलत खां लोदी बाबर को बुला के उनका विजन ये था कि भाई लूट के चला जाएगा वापस, और स्थानीय लोगों में उस समय तक समझ यही थी कि आएगा बाबर, और इधर आपका कहते हैं कि भाई शायद राणा सांगा ने इस कूटनीति के तहत मान के चलो कोई ऐसी हेल्प ली और ये सोचा कि बाबर आए और वो यहां पर इस केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली है इसका खात्मा हो और वो लोग वापस जाए, ऐसा विचार शायद उन्होंने रखा हो। एक वर्ग इस बात को भी कहता है कि शायद उन्होंने कूटनीति के तहत ये किया हो। तो मैं ये कहता हूं कि चाहे ये कूटनीति के तहत किया गया हो, ठीक है, या किसी ने बुलाया गया हो, तो जो विगत इतिहास की बात है उस पर टिप्पणी करना, या मान के चलो जिसने उसका अध्ययन भी ना किया हो, जिसको उसके दोनों पक्ष ना पता हो, वो कुछ भी टिप्पणी कर दे, वो एक सही चीज नहीं है। मेरा मतलब इतना इस पे कहना है कि मतलब जो प्राचीन लोग हैं, जो पूर्वज रहे, जो किसी के लिए भी सम्मान का प्रतीक है, तो उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाया जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान भी हम सभी को होना चाहिए। हम सबको इस चीज के लिए मतलब एक हिंदुस्तानी होते हुए सोच रखनी चाहिए। एक हिंदुस्तानी होते हुए हम क्या सोच रखें? क्यों आप बाबरनामा को ही सही मान रहे हैं? आप मेवाड़ की पांडुलिपियों का पक्ष क्यों नहीं ले रहे हैं? आप क्यों पक्ष लेंगे? आप कहेंगे नहीं, हमको तो उनको गद्दार कहना है, तो हम अगर पक्ष मेवाड़ की पांडुलिपियों का लेंगे तो फिर तो वो वहां पर उनका डिसीजन सही हो जाएगा, फिर तो वो महान हो जाएंगे। बाबरनामा में बाबर के शब्दों से वो छोटे होते हुए प्रतीत होते, तो हम तो बाबरनामा का ही रेफरेंस लेंगे। तो ये तो कोई सही बात ना हुई, है ना? समझ पाए?